तो ये जो है विमेंस की लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बेनेगल नरसिम्हा राव, जिनको शॉर्ट में बीएन राव भी बोला जाता है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा समिति के संवैधानिक सलाहकार थे, सजेशन दिया करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक। और जब भारत आजाद हो जाता है तो जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन का एक ऑर्गन होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके पहले इंडियन जज भी बने थे बीएन राव, ये याद रखिएगा, एक अच्छा डेटा है, जीके में कभी कभी काम आ सकता है, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बीएन राव साहब, वो जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले इंडियन जज थे, ठीक। बहुत सारे इंडियन जज वहां पे बने हुए हैं, उनमें से एक जो है बीएन राव साहब भी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की, हम लोग बात करते हैं तो संविधान सभा में देखिए हो क्या रहा है, आपने देखा एक संविधान सभा बन गई, ठीक। अब ये संविधान सभा बन गई, ये चर्चा क्या करेगी, इसके सामने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा जाएगा। देखिए आपने देखा कि भाई 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हो गई, फिर 13 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हो गई। तो अब 13 दिसंबर को जो है नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं उद्देशिका प्रस्ताव, कि भारत के संविधान में हमको चाहिए क्या क्या। जैसे मान लीजिए आप एक मकान खरीदने जा रहे हैं, आपने एक प्लॉट खरीद लिया, ये प्लॉट मान लीजिए आपने खरीद लिया, और अब आप जो है चीफ आर्किटेक्चर हमारे लिए कौन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव हो जाएंगे। चीफ आर्किटेक्चर से आप कह रहे हैं भाई देखिए यहां पे हमको जो है 3 खंड का बिल्डिंग चाहिए, और हर खंड में जो है एक बेडरूम भी चाहिए, हर खंड जो बेडरूम है, हर फ्लोर में बेडरूम है, उसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम भी होना चाहिए, और उसमें जो है एक लॉबी भी होनी चाहिए, एक बालकनी भी होनी चाहिए, ठीक है। और स्टेयर्स जो है वो 20 से अगर घूम घूम के जाए तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से आपने एक रेजोल्यूशन रखी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव, ठीक है, कि अच्छा आपको ये चाहिए, तो आर्किटेक्ट क्या करेगा, एक डिजाइन बना के लेके आए कि भैया ये रहा, इस तरीके से जो है बनेगा, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस मैप को क्या करेंगे, उस मैप को आप किसको दे देंगे, उस मैप को आप सिविल इंजीनियर को दे देंगे, और सिविल इंजीनियर क्या करेगा, अपने साथ जितने भी लेबर मिस्त्री उन सबके साथ बैठ के इसके ऊपर काम करेगा, बनाएगा, ठीक। तो आप एज अ कस्टमर जो है वो आर्किटेक्ट के सामने एक ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, आर्किटेक्ट जो है वो उसका मैप बना देता है, और मैप बनाने के बाद सिविल इंजीनियर विद लेबर और मिस्त्री क्या करता है, उसका एक मकान बना देता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, जो ऑब्जेक्टिव किसने रखा, जेएल नेहरू ने रखा, कि भाई हमको संविधान में ये चाहिए, क्या, कि भैया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। रिपब्लिक का मतलब ये है आपका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होगा, सीधी सी बात है। हम जो है किसी तरीके से किसी मोनार्च को, किसी गवर्नर को, ये नहीं, सीधे सीधे इलेक्टेड होगा। हाँ, इलेक्शन का क्या प्रोविजन होगा वो ड्राफ्टिंग कमेटी देखेगी, ठीक है। एक सोवरेंट होना चाहिए, एक स्वतंत्र और एक सोवरेंट रिपब्लिक, जिसकी पॉलिसी की मेकिंग वो खुद बनाएगा, कोई बाहर ही नहीं बनाएगा, संप्रभु राष्ट्र होगा, अपनी नीतियों का निर्माण खुद बनाएगा, अपनी पॉलिसी खुद बनाएगा, किसी के प्रेशर में नहीं बनाएगा। भाई जैसे हमने बोल दिया कि भाई जो है हर फ्लोर में हमको एक बेडरूम भी चाहिए, और बेडरूम में अटैच लेटरिन बाथरूम भी चाहिए, साथ ही साथ जो है हमको एक किचन भी चाहिए हर फ्लोर। तो वैसे ही उन्होंने जो है उद्देशिका प्रस्ताव में कुछ टोटल 8 आर्टिकल्स थे, ठीक, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा कि भाई हम ये चाहते हैं, ठीक। समस्त जिसमें जो इंडिया के जो सिटीजन हैं उनको जो है पॉलिटिकल राइट भी मिलना चाहिए, इकोनॉमिकल राइट भी मिलना चाहिए, और सोशल इक्वालिटी, सामाजिक एकता भी उनके साथ होनी चाहिए। किसी के साथ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इस सबके बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इस रिपब्लिक में ये सब चीजें भी होनी चाहिए, है ना। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बहुत फेमस डिमांड है, इन सब चीजों को याद रखिएगा। कभी कभी क्या हो सकता है, स्टेटमेंट वाइज बीपीएससी क्वेश्चन बना दे, है ना। सोशल जस्टिस लिख दे, सोशल इक्वालिटी थी, सोशल जस्टिस नहीं थी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वालिटी, सब इक्वालिटी की बात कर, ठीक। और आप जब प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में आप लोग क्या पढ़ेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वहां पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस की बात हो रही, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इक्वालिटी की बात हुई है, इक्वालिटी तब मिलेगा जब हमको जस्टिस मिलेगा, बिना न्याय के तो इक्वालिटी हो ही नहीं सकती ना, कह देने से थोड़ी इक्वालिटी होगी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देशिका प्रस्ताव है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक। जो हमारे सिटीजन होंगे उनको जो है थॉट, विचार रखने की, अब एक्सप्रेशन की, पहले आप सोचोगे तभी तो कुछ बोलोगे। जब आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, आपके दिमाग में कोई थॉट ही नहीं होगा, तो आप उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे। तो थॉट की भी फ्रीडम दो, और उस थॉट को एक्सप्रेस करने की भी फ्रीडम दो।
सोचने का भी अधिकार दो, सोचने के साथ साथ उसको बोलने का भी अधिकार दो। और सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, अपने तरीके के और सारे लोगों को मिला के जो एक उसी थॉट को मानते हैं, उसी एक्सप्रेशन के साथ चलते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं। इस तरीके की जो है छूटें मिलनी चाहिए भारत के नागरिकों को, जो है अपना प्रोफेशन, अपना रिलीजन, अपना सेक्ट, जिस भी ओपिनियन को मानते हैं, इन सब तरीके की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये 13 दिसंबर 1946 को रख दिया गया समय। माइनॉरिटीज, देखिए सीधी सी बात है, अ, एक माहौल तो बन ही रहा था, है ना। माइनॉरिटीज में मतलब सिर्फ मुस्लिम्स नहीं होता है, माइनॉरिटीज में सिख भी होता है, जैन भी होता है, बौद्ध भी होते हैं, पारसी भी होते हैं, है ना। और 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद वो माइनॉरिटीज से मुस्लिम्स भी काउंट हो जाते हैं। तो माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ होना चाहिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी होना चाहिए, बैकवर्ड क्लास, इन सभी के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। सभी के जो राइट्स हैं उनका जो है कुछ ना कुछ इनके लिए कुछ रेमेडी भी होनी चाहिए। आप देखिए, माइनॉरिटी कमीशन है, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन है, बैकवर्ड क्लास कमीशन है, सबके सब कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है हमारे पास, संवैधानिक आयोग बने हुए हैं। जब आप लोग आगे जाके संविधान में पढ़ेंगे तो ये सब भी होना चाहिए। और इन सबसे ज्यादा देश की इंटीग्रिटी, यूटिनिटी, यूनिटी, है ना, देश की अखंडता बहुत जरूरी है, टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि 1946 तक, दिसंबर 1946 तक डायरेक्ट एक्शन प्लान हो जाता है, दंगे होने लगते हैं, देश का विभाजन की स्थितियां तो बनने लगती हैं। तो ये भी हमारे संविधान में ऐसी चीजें होनी चाहिए। आप देखिए कि किसी भी स्थिति में जो है आर्टिकल 352 इमरजेंसी, 356 कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक या प्रेसिडेंशियल रूल जिसे आप लोग कहते हैं, इन सबका प्रोविजन भी किया गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया। और देखिए, भारत की प्राचीन सभ्यता, अगर आप देखेंगे डीपीएस, क्या नाम है, फंडामेंटल ड्यूटीज को देखेंगे तो वहां पे इन सबकी बात चल रही है, ठीक है। विश्व शांति और ह्यूमन वेलफेयर, ये सब चीजें हमारे संविधान में दिखनी चाहिए। हम दुनिया के अस्तित्व को मानते हैं, किसी भी दूसरे के ऊपर कब्जा करने की सोच नहीं रखते हैं, सब चीजें हमारे संविधान में दिखनी चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, एक आदमी जो अपने ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड से या चीफ, जिसे बोलते हैं आर्किटेक्चर से, बोला है भाई हमें ये सब चाहिए, तो सिर्फ उनके बोलने से काम नहीं चलेगा। संविधान सभा के जितने भी मेंबर हैं, 211 मेंबर, देखिए क्योंकि बात चल रही दिसंबर की, चल रही है दिसंबर 1946 की बात चल रही है, उन 211 मेंबर ने रिजोल्यूशन को पास करते करते 22 जनवरी 1947 ला दिया। भाई ये चीजों पे चर्चा हुई होगी ना कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है। आइडियोलॉजी तमाम तरीके, देखिए इसमें तमाम तरीके की आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी दिख रही है आपको, इसमें कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी भी दिख रही है, जितने भी तरीके के मैंने अभी आपको चैलेंजेस बताए थे वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं, सभी को लेने की कोशिश की गई है। तो एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर तो तैयार हो ही रहा है आपका, ये चीज क्लियर होगी। और यही बाद में जाके जो है हमारी प्रियम्बल का बेस बनता है। और यही जो है केशवानंदन भारती केस जो हमारा चालू होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी ये सब काम आ रहा होता है कि संविधान निर्माताओं ने पहले से ही बोल दिया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू ही क्लियर कर दिया था कि संविधान में मोटे मोटे तौर पे क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो क्या कहता है, अमेंडमेंट की बात करता है कि भाई आप फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं, वो तो जो है सीधे सीधे लागू कर दिए गए कि नहीं कर सकते। केशवानंदन भारती केस में साफ साफ बोल दिया कि संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने साफ साफ बोल दिया था कि भैया ये मोटी मोटी चीज रहनी चाहिए, उसके बाद आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की पावर हमने आपको आर्टिकल 368 1 2 3 तीनों में दे रखी है। तो ये चीजें जो है, ये हमारा केशवानंदन भारती केस का एक बेस। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? आप लोगों ने पॉल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में बीए वाले बच्चे इन्होंने पढ़ा होगा केशवानंद भारती केस, तो हो सकता है शायद उस समय लिंक ना कर पाए हैं, शायद आज आपको ये चीज लिंक हो रही है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है सभी बच्चों को? ओके, चलिए। तो अब देखिए सीधी सी बात है, जब आपने बोल दिया कि भैया ये होना चाहिए, कि ऐसा कोई खाका होना चाहिए, तो खाके के ऊपर काम कौन करेगा? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी तो एक प्रारूप समिति, उसने बना दिया। आर्किटेक्चर ने क्या किया, आर्किटेक्चर ने पूरा मैप बना के दे दिया, ठीक। अब उस मैप की हम लोग बात करते हैं, तो क्या हमने आपको बताया सिविल इंजीनियर होगा, सिविल इंजीनियर के साथ साथ वहां पे क्या होगा, मिस्त्री भी होगा, है ना। आपने देखा कि अटैच लेटरिन बाथरूम भी होना चाहिए, तो फिर वहां पे प्लम्बर भी होगा। फिर आप कह रहे हैं भैया फॉल सीलिंग भी बहुत सुंदर होनी चाहिए, तो फॉल सीलिंग करने वाला भी होगा। फिर आप कह रहे हैं भैया गेट भी जो है महाराजा गेट लगा होना चाहिए, बहुत अच्छा। फिर आप कह रहे हैं वुड वर्क भी होना चाहिए मकान में। इतनी सब चीजें चाह रहे हैं, तो भैया वुड वर्क करने के लिए क्या होगा, एक जो है आपका जो कारपेंटर होता है उसकी हेडशिप में कमेटी बनेगी, जो आपका फॉल सीलिंग करेगा उसकी हेडशिप में कमेटी बनेगी, वायरिंग बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिशियन की हेड में एक कमेटी बनेगी। बहुत बड़े, मान लीजिए बहुत बड़ा प्लांट हो, ठीक है, कई जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े टावर बनते हैं ना आपके, जिसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अपार्टमेंट्स, वहां पे पूरी पूरी टीम बैठती है ना, काम करती है।
तो अब हम उन टीम की चर्चा करने जा रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी ने बोला हाँ हम ये काम करते हैं और कई तरीके की टीमें होनी चाहिए। देखिए तो दो तरीके की टीम है हमारे पास। हालांकि हर टीम के हेड का यहाँ पे नाम लिख दिया गया, आपके सामने एक टेबल शेयर है। जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक, उसके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बेसिक है उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हेड बन जाते हैं। तो बहुत सारी कमिटीज की यहाँ पे टेबल शेयर की गई है, ये सब आपको याद करनी पड़ेगी। ओवरऑल इन कमिटीज को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोसीजरल कमेटी है और एक सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी। प्रोसीजरल कमेटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद आ रहा, प्रक्रिया संबंधी समितियां। प्रक्रिया संबंधी समिति, ठीक। अब जैसे क्या है कि प्रोसीजर के मतलब कैसे संविधान बनेगा, तो प्रोसीजर रूल्स कमेटी होंगी इसमें, ठीक। राइट कमेटी होगी, असेंबली, असेंबली कहां बैठेगी, सर्कुलेशन कैसे होगा, हिंदी उर्दू में ट्रांसलेशन कैसे होगा, ये सब प्रोसीजर है। संविधान बनने का जो प्रोसीजर है ना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मकान के बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें जो है चीफ इंजीनियर होगा, चीफ इंजीनियर बहुत सारी कमिटीज बना दे रहा है। उन कमिटीज में जैसे कि बेस एक तो मान लीजिए कि जो मिस्त्री है जो बना रहा है, उसी से जाके एक आदमी क्या कहेगा, भैया यहाँ हमको वायरिंग चाहिए, तो क्या कुछ ड्रिल होना चाहिए, तो वायरिंग करना एक प्रोसीजर है, ठीक। लेकिन फॉल सीलिंग करना एक प्रोसीजर नहीं। फॉल सीलिंग तभी होगी जब वायरिंग हो जाएगी, फॉल सीलिंग अलग से दिखाई देगी। आपका जो है वुड वर्क जो है वो एक अलग से आपको दिखाई देगा। तो ये सब्जेक्ट कमेटी, सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी, सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषय संबंधित समितियां। विषय संबंधित समितियां, ठीक। वही जैसे मैंने अभी आपको बताया फॉल सीलिंग वाला अलग है, वुड वर्क वाला अलग है। तो वही देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, यूनियन पावर कमेटी, इस संघ को क्या क्या शक्तियां मिलेंगी वो यहाँ पे होना चाहिए। आया समझ सभी को, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति कि भैया प्रांत का भी जो है संविधान में क्या क्या रोल होगा, ठीक है। प्रांतों को कौन से, फंडामेंटल राइट कमेटी, ये सब क्या सब्जेक्ट। जैसे कि आपका वुड वर्क एक सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका फॉल सीलिंग एक सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका एक मॉड्यूलर किचन एक सब्जेक्ट है, ये दिखना चाहिए अलग से, ठीक। तो ये वो कमिटी, प्रिंसली स्टेट एग्रीमेंट, जो बहुत सारी रियासतें जो उसमें मर्जर हो रहा है उनका समिति होगी। माइनॉरिटी कमेटी, अल्पसंख्यकों के लिए कमेटी होगी। भारत का झंडा कैसा बनेगा, तो झंडा कमेटी एक होगी। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। फिर उसी तरीके से कंसल्टेटिव कमेटी, परामर्शदात्री समिति, एक परामर्श भी दिया जाएगा, भाई ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। भाई इतने सारे ओपिनियंस के लोग जब एक साथ बैठेंगे तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ना, तो परामर्श देने के लिए भी। अब जैसे देखिए फॉल सीलिंग वाला कह रहा है हमको यहां तार चाहिए था, इलेक्ट्रिशियन कह रहा है यहां हम तार नहीं डाल सकते, यहाँ दीवार कमजोर है फट जाएगी। वार्डरोब वाला कह रहा है कि भैया हमको यहाँ पे जो है एक बेस चाहिए था मॉड्यूलर किचन के लिए। तो ये सब, इन सबको बीच बैलेंस बनाने के लिए कंसल्टेटिव कमेटी भी चाहिए, जिसे परामर्शदात्री समिति कहते हैं, ठीक। तो इन सबको क्लासिफाई किया गया है, प्रोसीजरल कमेटी एंड सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी। आई होप सभी को ये प्रोसीजरल कमेटी और सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी में संबंध समझ में आ गया होगा, रिलेशन समझ में आ गया होगा, नेचर से समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत यहां पे किसी को, ठीक है। तो सीधे सीधे तौर पे प्रोसीजर रिलेटेड कमेटियां वो कमेटियां होती हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जो संबंधित प्रश्न है उनको सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है, ठीक। कि भैया एक बात बताओ यार, स्टेयर जो है जब पहला फ्लोर बन जाएगा तो उसके बाद दूसरे दूसरे फ्लोर पे कैसे जाएंगे, स्टेयर बनी, पहले स्टेयर तो बनाओ। तुम बात कर रहे हो नीचे मॉड्यूलर किचन बना देंगे, ठीक है। तुमने तो क्या किया, 3 फ्लोर में एक खंबा ऐसे बनाया, इसके ऊपर ऐसे लेंटर डाल दिया, फिर एक खंबा बनाया, फिर लेंटर डाल दिया, फिर एक खंबा बनाया, फिर लेंटर डाल दिया। अब यहाँ पे तो हम फिनिशिंग करते हुए चले जा रहे हैं, अब हम यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे, प्रोसीजर होना चाहिए, तो सीढ़ियां भी जानी चाहिए, तो प्रोसीजर एक तरीके से, ठीक। यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक। संविधान जैसे बन रहा है उससे उस समय जो प्रोसेस में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जैसे क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में बने, इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी होना चाहिए, ठीक है। असेंबली में जैसे लोग बैठेंगे तो वहां पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, गर्मी लग रही है, ये सब भी इश्यूज हैं। लेट नाइट तक काम चल रहा है ना, संविधान सभा ने बहुत रात रात जग के काम किया है। तो ये सब छोटी छोटी जो प्रोसेस है उनको प्रोसीजरल कमेटी बोलते हैं, और मेन आपके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड कमिटीज है। आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है सभी को, ठीक है।
हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना ले, मैंने आपको ये जो लिस्ट है इसकी हिंदी भी फोटो डाल दी है, देखिए सब बगल में लिखा हुआ है, वही जो इंग्लिश में ऊपर लिखा था वही यहाँ पे लिखा है, प्रारूप समिति हो, ये समिति नमान हो, ये समिति। ठीक क्लियर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे ये चीजें हुई है, बाइलिंगुअल काम करने की कोशिश की है मैंने। ठीक, झंडा समिति याद रखिएगा, यूपी पीसीएस झंडा समिति के हेड को आचार्य जेबी कृपलानी आंसर मानता है, आचार्य जेबी कृपलानी, और यूपीएससी जो है वो राजेंद्र प्रसाद को मानता है। ठीक है, झंडा समिति की जो उप समिति थी, उप समिति जैसे यहाँ पे लिखी हुई कई सारी उप समितियां, हाँ ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए क्या है, एक जो है एक्सक्लूडेड इन द पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरिया। आज जब इसको हम लोग असोम, नागालैंड, मिजोरम इन सब बोलते हैं, उन सबको कंपोजिटली तब बोला जाता था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज। ठीक, तो इसको जो है नॉर्थ ईस्ट का जो है, इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया बोला जाता है एंड असम। ये क्या कह रहा है, एक्सक्लूडेड इन द पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया, बस नाम याद रखना है आपको। इसके हेड कौन थे, बारदोलू, क्या नाम था उनका, बारदोलोई, बारदोलोई इसके हेड थे। मैं इसको क्लियर इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते, कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों में, एवी थक्कर और बारदोलोई के बीच में। क्या कह रहा है, excluded in the partial excluded areas of northeastern frontier tribal areas and Assam। सब कमिटी उप समिति बनी हुई, क्या देखिए यहां पे लिखा गया, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असोम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित, ठीक, एरिया के लिए उप समिति। और इसमें क्या बोला गया, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित असोम को छोड़ के बाकी जितना एरिया है उसके लिए एक उप समिति। ठीक, ये इंक्लूडेड असम है, बारदोलोई जो है वो इंक्लूडेड असम वाले के लिए है, और एक्सक्लूडेड असम वाले के लिए कौन है, एवी ठक्कर है। ये बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इसका काम क्या था, इस पे हम लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना याद रखिएगा। जहां पे असम इंक्लूड है, असम सहित बात होगी, बारदोलोई हो जाएंगे, और जहां पे असम को हटा के बात होगी वहां पे एवी ठक्कर हो जाएंगे। ये चीज क्लियर रहेगी आपको। ठीक, याद करने के भी तरीके हैं जिनको मैं सीखना पड़े। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके हेड थे। ठीक है, और इसमें 7 मेंबर थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक, लोग जो लोग बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले थे, क्रेडिट उनको अकेले देते हैं, तो देना गलत भी नहीं है, लेकिन कमेटी के और भी मेंबर्स को क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठीक है, जय सोमनाथ, इन्होंने एक नॉवेल भी लिखा हुआ है। और के एम मुंशी जो है वो आप लोग आगे जाके जब स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन पढ़ेंगे वहां के भी हेड हुआ करते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी इसके मेंबर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके मेंबर थे। और थोड़े समय बाद जो है बीएल मित्रा हट गए थे और उनकी जगह पे एन माधव राव आ गए थे, ये जरूर याद रखिएगा। बीएल मित्रा पहले थे, उसके बाद उनको कुछ समय बाद हटा दिया गया और उसमें एन माधव राव आ गए, हटा के दिया, वो खुद ही हट गए थे। ठीक, टीपी खेतान की डेथ हो जाती है तो टीटी कृष्णामाचारी वो यहाँ पे मेंबर बन जाते हैं। ठीक, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, मेजोरिटी में जो इसकी कमिटीज हैं, आपकी जो उप समितियां हैं या सब कमिटीज हैं, उनको आप एक बार फिर भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी में जो कमिटीज उनको याद रखिएगा। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो आपको अच्छे से याद रहेंगे, नेहरू जी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो नेहरू जी से रिलेटेड सारी जो है कमिटीज हमको याद रहनी चाहिए। पटेल भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी याद रखिए। राजेंद्र प्रसाद देखिए 1 2 3 4 और 5 भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड भी कमिटी हमको याद रहनी चाहिए। ठीक है, और देखिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक उप समिति है, सब कमिटी। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो है एक कमेटी डायरेक्ट है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल मार देते हैं, लेकिन वहां पे हमसे जो है सब कमेटी के बारे में पूछा जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू देखिए यहाँ पे, जीवी मामलेकर, तो कुछ इंपॉर्टेंट तो याद रखना ही रखने हैं आपको। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। ये वैसे भी सारी कमिटीज नहीं, वो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक, आगे बढ़े। अभी याद नहीं रख सकते, देखिए हमको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, इकोनॉमिक भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। ठीक, इसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे, याद होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात करते हैं, तो देखिए
आपकी जो परामर्शदात्री समिति है, कंसल्टेटिव कमिटी जो है, उसने क्या किया, सबसे पहले उसने एक चीज ये करी कि भैया एक काम करते हैं, 17 मार्च 1947 को उसने बोला कि भाई जो एक क्वेश्चन की लिस्ट बना के भेजी सेंट्रल लेजिस्लेटिव के पास। उस समय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव हुआ करती थी और प्रोविंशियल की जो लेजिस्लेचर थी, खत्म दोनों ही थी, दोनों चल रही थी। भाई देखिए, संविधान सभा देश के लिए संविधान बना रही, लेकिन उस समय देश का रूल कौन चलाएगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चलाएगी। उसी तरीके जो प्रोविंसेस हैं उनका रूल कौन चला रहेगा? तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज चला रही होंगी। तो उनके सामने उसने जो है एक क्वेश्चन की लिस्ट भेजी है, ठीक है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि भैया हम जानना चाहते हैं, आपके व्यूज जानना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई आप संविधान में जो प्रारूप समिति जो हमारा जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको हमने 22 जनवरी को पारित कर दिया है, ठीक है, उसमें तो हमने बोल दिया भाई हमको मोटे मोटे तौर पे ये चाहिए, लेकिन ये सब कैसे आएगा? आप सबके व्यूज क्या है? तो दुनिया भर के जितने भी संविधान हैं, ठीक है, लगभग 60 देशों के संविधान को जो है कोट किया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट में। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक पूर्व दृष्टांत, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में याद करिए, ज्यादा ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट, संविधान बनने से पहले संविधान के बारे में जो डिस्कशन हो रहा है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट्स बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या करता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी भेज रही है। परामर्शदात्री समिति जो है आपकी कंसल्टेटिव कमिटी है, उसने सजेशन दिया कि भैया दुनिया भर के जो 60 संविधान है उसको हम लोग जो है ट्रिपलेट एक 3 कॉपीज की बना देते हैं और इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट्स का नाम देते हैं, संवैधानिक दृष्टांत का नाम देते हैं, ठीक है। दृष्टांत, संवैधानिक दृष्टांत। भाई हमने बता तो दिया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने बता दिया कि भैया ये चाहिए हमको, लेकिन अब सभी लोग, चूंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें लोग मेंबर कहां से आ रहे हैं? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से आ रहे हैं। तो यूपी की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इसके बारे में क्या सोचती है? एमपी की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इसके बारे में क्या सुनती है? यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस हो गया, मद्रास हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, वहां के लोग क्या सोचते हैं? तो वहां के लेजिस्लेचर के सामने भी ये ओपिनियन रखा जा रहा है, ठीक है, कि भैया जो है 60 देशों के बारे में हमने सोचा, आप इसके बारे में स्टडी करिए, आप लोग भी इसके बारे में सोचिए, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर सेंट बाय, अब उन लोगों ने इसको स्टडी किया, सेंट्रल लेजिस्लेचर ने भी किया और स्टेट लेजिस्लेचर्स ने भी सबको स्टडी किया। उसके बाद जब उन्होंने अपने अपने आंसर्स भेजे, ठीक, क्या लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर सेंट बाय द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, एडवाइजरी कमिटी प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट। अब जो है कंसल्टेटिव कमिटी या एडवाइजरी कमिटी जो है, दोनों एक ही चीज है। कंसल्टेटिव कमिटी और एडवाइजरी कमिटी का मतलब एक ही होता है, दो अलग अलग वर्ड मैंने यूज कर, ठीक है। उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट को उसने जो है बीएन राव को दिया कि देखिए यूनाइटेड प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेचर हैं वो लोग ये मानते हैं ऐसा होना चाहिए, ठीक। ओवरऑल नेहरू जी ने बता दिया कि भाई संविधान में ये चाहिए हमको, अब कैसे होगा तुम जानो। जैसे हमने क्या बोल दिया कि भैया हमारा एक 3 खंड का मकान होगा और हर मकान में एक कमरा और जो है अटैच लैट्रिन बाथरूम और एक किचन होना चाहिए, कैसे क्या बनेगा तुम जानो, ठीक। तो हमने क्या देखा कि यार जो हमने आर्किटेक्चर को बोला, उस आर्किटेक्चर ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इस मकान में 3 फ्लोर है तो सिंपल सी बात है, हर कैमरे हर फ्लोर में एक लैट्रिन और किचन बाथरूम अटैच चाहिए, इसका मतलब 3 फैमिली रह रही होंगी। तो इन तीनों फैमिलीज के भी ओपिनियन ले लेते हैं, आखिर ये क्या चाहते हैं। और जो मकान मालिक है, जो पूरा मकान बनवा रहा है, वो बाहर से मकान देखना कैसा चाहता है, उसका भी ओपिनियन ले लेते हैं। इसलिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के भी ओपिनियन लिए जा रहे हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर के भी ओपिनियन। इस ओपिनियन को लेने के लिए जो आपकी कंसल्टेटिव कमेटी या एडवाइजरी कमेटी, उसने 60 देशों के 60 देशों के संविधानों को जो है एक ट्रिपलेट 3 प्रतियां बना के रिपोर्ट में बना के भेजा, आप इसको स्टडी करिए। और उन्होंने जो उस रिपोर्ट के आधार पे जो आंसर दिए, क्वेश्चन पूछे, देखिए उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए लेजिस्लेचर से, स्टेट लेजिस्लेचर से और इंपीरियल या सेंट्रल लेजिस्लेचर से क्वेश्चन पूछे गए और उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको 60 देशों के संविधान की रिपोर्ट दी गई है। इसको स्टडी करिए और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। और फिर जब ये आंसर दिए गए उसके बिहाफ पे एडवाइजरी कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी और रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद बीएन राव को दे दिया कि भैया अब जो है तुम भारत का पहला ड्राफ्ट बनाओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट बनाओ। अक्टूबर 1947 देश आजाद हो चुका है और इसका विभाजन भी हो चुका है, ठीक है। देखिए लंबा समय लगा,
17 मार्च 1947 को कंसल्टेटिव कमेटी ने ये प्रस्ताव रखा। उसके बाद 60 देशों के संविधान की रिपोर्ट बनाई गई, सेंट्रल लेजिस्लेचर को भी भेजा गया, स्टेट लेजिस्लेचर को भी भेजा गया। उस स्टेट लेजिस्लेचर ने उस रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद वेरियस क्वेश्चंस के आंसर दिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर ने भी वेरियस क्वेश्चंस के आंसर दिए। उन क्वेश्चंस के बिहाफ पे एक रिपोर्ट बनाई गई और रिपोर्ट दी गई बीएन राव को, और बीएन राव ने जो है पहला ड्राफ्ट बनाया। ये देखिए अक्टूबर 1947 को इस ड्राफ्ट में एक मसौदा तैयार कर दिया, पूरा तरीके संविधान बन गया। एक तरीके से आप ये समझिए, ठीक है, एक मोटा मोटा मसौदा तैयार कर दिया भैया। ये उसमें देखिए 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स, 243 अनुच्छेद और 43 शेड्यूल्स बीएन राव की कमेटी ने, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, लेकिन बीएन राव ने इसको ड्राफ्ट किया अकेले बैठ के, अपनी कमेटी के साथ बैठ के। और अब ये जो रिपोर्ट तैयार करी है बीएन राव ने, ठीक है, जिसमें 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल्स हैं, उनको दे दिया जाता है 7 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ड्राफ्टिंग कमेटी कब बन गई थी? 29 अगस्त 1947 को पहले ही बन गई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बन चुकी है। अगस्त 1947 तक ड्राफ्टिंग कमेटी बन चुकी है। ड्राफ्टिंग कमेटी जैसे ही बन के तैयार होती है, अक्टूबर 1947 में उसके सामने ये 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल्स रख दी जाती है। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? ठीक। और अब क्या है कि अब ये जो बीएन राव ने जो ड्राफ्ट दिया है, 243 आर्टिकल 13 शेड्यूल दिए, उनको कंसीडर करेंगे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कंसीडर करेंगे। ठीक। और आफ्टर डेलिब्रेटिंग ऑन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये जो इनको इन्होंने बनाया बीएन राव ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने 21 फरवरी 1948 को अपना नया ड्राफ्ट तैयार करते हुए रखा और उसमें कुछ अमेंडमेंट करे, खुद से अमेंडमेंट करे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स, ये देखिए 7 लोगों ने संविधान बनाया है। ठीक। और इन 7 लोगों के लिए संविधान किसने बनाया है? बीएन राव ने बनाया है। और इन बीएन राव के लिए संविधान किसने बनाया है? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर ने क्वेश्चन का आंसर दिया, और क्वेश्चन का आंसर कहां दिया है? 60 देशों के संविधान से दिया है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत जल्दबाजी में उधार का थैला है। और मल्टीपल डिस्कशन के बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो है अल्टीमेटली अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंची है 21 फरवरी 1948 को, और उसने यहां पे 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल रखे हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है। और अब देखिए इसके बाद ये जो 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल रखे हैं, अब इनके ऊपर चर्चा होनी। बेसिकली भारत का संविधान जो है 21 फरवरी 1948 से मोटे मोटे तौर पे बनना चालू हुआ, सॉरी 26 अक्टूबर 1948 से मोटे मोटे तौर पे बनना चालू हुआ, और 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से बन गया मोटे मोटे तौर पे। ये तो सब उसके पहले की तैयारियां हैं, संविधान पे डिस्कशन इतने समय पे हुआ है, ये सब तैयारियां हैं। बड़े बड़े मेजर लोगों ने ड्राफ्ट कर दिया। देखिए बजट जो होता है वो क्या फाइनेंस मिनिस्टर रखते, बनाता कौन है? ठीक है, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स। उसी तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, हर किसी को अरे आप पूछिए कि इतने 211 या 299 लोगों के हिसाब से तुम बताओ क्या अनुच्छेद होना चाहिए, तुम बताओ क्या अनुच्छेद होना चाहिए, पागल नहीं हो जाएंगे? नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रख दिया, उसके ऊपर लंबा डिस्कशन हुआ। आप देखिए 13 दिसंबर से लेके 22 जनवरी 1947 तक डिस्कशन हुआ। उसके बाद जो है आप देखिए कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, पढ़ने के बाद जो है एक रिपोर्ट तैयार की गई, रिपोर्ट दी गई कि भैया आप रिपोर्ट को पढ़िए, और रिपोर्ट पढ़ने के बाद हर राज्य जो है बताएगा कि भैया उसका क्या क्या ओपिनियन है इस रिपोर्ट को लेके। अपने क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन दिए, आप उन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। उन क्वेश्चंस के बाद जो है वो रिपोर्ट दी जाती है बीएन राव को, बीएन राव उसके ऊपर काम करते हैं, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी कमेटी काम करती है, तब जाके 315 आर्टिकल और 8 शेड्यूल बनते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? और फिर इन सबका क्रिटिसिज्म भी होगा, कमेंट्स भी होगा, अरे ये अनुच्छेद 1 जो है गलत है, अनुच्छेद 14 जो है गलत है ना, आर्टिकल नंबर जो है 29 जो है गलत है कि नहीं? ये गलत बात है। आर्टिकल नंबर 40 यूसीसी डीपीएसपी में है, ये सही है गलत है, इस पे क्या होना चाहिए, सब पे चर्चा हुई है। इसको डीपीएसपी में रखिए, फंडामेंटल राइट में रखिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो बस मोटे मोटे तौर पे 315 आर्टिकल 8 शेड्यूल बन चुके हैं। अब इन सब पे एक एक बहस होगी, लंबी बहस होगी, क्रिटिसिज्म होगा, कमेंट्स होगा, सजेशन होगा, अमेंडमेंट भी होगा। देखिए कमेंट भी होगा, टीका टिप्पणी भी होगी,
क्रिटिसिज्म भी होगा, सजेशन भी होगा और अमेंडमेंट भी होगा। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी इन सब चीजों के क्रिटिसिज्म और अमेंडमेंट के बाद फाइनली अपना जो है फिर से बनाती है 26 अक्टूबर 1948 को, फाइनली अपना ड्राफ्ट करके रख देती है संविधान के सामने, संविधान सभा के सामने कि भैया अब बता दो, अभी भी कोई कमियां लग रही है, अब बता दो। ठीक, अभी एक एक आर्टिकल पे डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के काम पे ही क्रिटिसिज्म हो गया, अरे यहाँ पे ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। और अब जो है 26 अक्टूबर 1948 को फाइनली रख देती है, अब बताओ अब क्या करना है, अब डिस्कशन करोगे कि छुट पे? हाँ भाई करेंगे, चलो अच्छा कैसे करेंगे तो वो भी देखते हैं। तो ठीक है भाई करते हैं। तो देयरफॉर द कॉपीज ऑफ द ड्राफ्ट वर प्रोवाइडेड टू द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आप देखिए, तो 26 अक्टूबर 1948 को जो उन्होंने ड्राफ्ट किया है, फाइनल ड्राफ्ट किया है 26 अक्टूबर 1948 को, हर एक मेंबर को इसकी एक एक कॉपी दे दी कि भैया जाओ पढ़ो जाके। ठीक, पढ़ के आना, बकवास ना करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे देश में कैसे कानून बन जाते हैं, कभी कोई डिस्कशन होता है, यहाँ देखिए किस तरीके से डिस्कशन हो रहा है, और आप पढ़ के आइए। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग 3-3 बार डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे टोटल। तो क्या लिखा है कि 3 रीडिंग या 3 डिस्कशन वर हेल्ड ऑन दिस ड्राफ्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में इस ड्राफ्ट के ऊपर 3 बार जो है रीडिंग होती है। पहली बार 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर, ये याद रखिएगा कई बार पूछा गया, 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक मोटे मोटे तौर पे डिस्कशन हो जाता है, ऊपरी ऊपरी तौर पे। ठीक, सबसे लंबा डिस्कशन जो है वो 15 नवंबर 1948 से लेके और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। ये लंबा डिस्कशन चला, लगभग 1 साल, दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट 1 साल, कुछ नहीं महीने कम। और इसमें जो है एक एक सेक्शन पे, एक एक आर्टिकल पे लगातार डिस्कशन होता है। और देखिए 7635 अमेंडमेंट हो जाते हैं, मतलब अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा जाता है। अब देखिए, खुद देखिए कि डॉक्टर साहब ने 315 आर्टिकल और 8 शेड्यूल बनाए, जिसमें कमेंट भी हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, सजेशन भी हुआ, अमेंडमेंट भी हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से रखा। ठीक, उसके बावजूद भी जब पहला बार डिस्कशन हुआ, ये पहला सेशन चला डिस्कशन का, फिर दूसरा सेशन चलता है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1940 तक 49 तक। और इस सेशन में कुल मिला के बहुत सारे मेंबर्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सभी को समझ में आ रहा है? तो हर मेंबर अपने सजेशन को प्रस्ताव रखेगा। इस तरीके से 7635 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 2437 प्रस्ताव एक्सेप्ट भी कर लिए गए। ये सब फिगर इतना, इसको आपको आयोग नहीं पूछता, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस से गुजरा है, तभी आप जाके ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे कि भाई ठीक है, मानते हैं उधार का थैला है, हमने दुनिया भर के देशों के संविधान को कॉपी किया है, पर भैया वाइटल डिस्कशन किया है। 635 अमेंडमेंट के प्रस्ताव रखे, 2437 बार इसको अमेंड भी किया। आप समझ रहे हैं इस चीज को? यहां तक क्लियर हो रहा है? The major feature of this reading was the decision on all the questions were taken with almost complete consensus। कि भैया सर्वसम्मति से जो है संविधान अपनाया जाए, ये इसका मेन फीचर था इस सेशन का। ये ना हो कि कोई भी वर्ग जो है संतुष्ट रहे, सभी वर्गों की संतुष्टि को लिया गया। ठीक, और ये रीडिंग जो है ये पहला सेशन हो गया आपका। इसमें सेकेंड रीडिंग में जो है 7 सेशन लगते हैं, 7 और 1 कितना हो गया, 8। ठीक है, फिर जो है थर्ड रीडिंग होती है, ये 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर फाइनलाइज करना होता है। इसमें थर्ड रीडिंग होती है, इसमें भी काफी सेशन चलते हैं। ठीक, 2 सेशन लगभग इसमें भी जाते हैं। ठीक है, मतलब सेशन में बोल गया, मतलब फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, कई सेशंस में डिस्कशन चलता है। तो पहला सेशन ये हो गया, सेकंड रीडिंग में 7 सेशन जाते हैं, 7 बार बैठक उठा बैठक, मतलब कंटिन्यूसली नहीं बैठे बैठे, मतलब समझ रहे हैं आप इस चीज को। 2 वर्ष 11 में 18 दिन और 12 सेशन लगते हैं टोटल संविधान बनने में। उसी में से ये चीज ये याद रखिएगा, फिगर से बस। पहला सेशन इतना, 7 सेशन जो है सेकंड रीडिंग में जाते हैं, 2 सेशन जो है वो थर्ड रीडिंग में जाते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 26 नवंबर 1949 को ही लास्ट सेशन में ही प्रपोज कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक मोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949, और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। यहां तक सबको क्लियर?
सेम डे पे ही इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक। 284 प्रेजेंट मेंबर्स, 884, आपको याद है 211 पहली मीटिंग में थे, संविधान भारत के विभाजन के बाद 299 हो गए, और जिस दिन इस पे साइन एडॉप्शन पे साइन किया जा रहा था, जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल की लास्ट लाइन है कि मिति मार्ग शी शुक्ल पक्ष सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को 26 नवंबर 1949 जो डेट है वो वास्तव में विक्रमी संवत की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि भी है। उस दिन जो है इस संविधान सभा द्वारा इस संविधान को हमने एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हिंदी में शब्दों का प्रयोग किया गया। अंगीकृत मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया है, आत्मार्पित अपने ऊपर लागू कर लिया है, हम ही ने बनाया है, हमने इसको खुद ही के ऊपर लागू कर लिया और हम इसको खुद को ही समर्पित कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो 884 मेंबर्स जो थे उन लोगों ने इसमें साइन किए थे, ठीक। इसमें विमेन रिप्रेजेंटेटिव कुछ फेमस थी, ठीक है। द नंबर ऑफ द वुमेन्स नंबर वाज 8, 8 वीमेंस थी जिन्होंने इस पे साइन किए थे, ये याद रखिएगा। जिसमें फेमस सरोजिनी नायडू है, हंसा मेहता है और दुर्गाबाई देशमुख है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 11 सेशन है। पहला सेशन ये हो गया, 7 ये हो गए, 7 और ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया, टोटल 11 सेशन है। इसमें सेशन में अभी आगे बताता हूं, ठीक। टोटल 11 सेशन में संविधान बना है, याद रखिएगा, टोटल 11 सेशन में संविधान बना है। 12वां सेशन जो है 24 जनवरी 1950 में होता है, और इसमें सभी लोग जो हैं इसको एक्सेप्ट करते हैं, लागू करने के लिए, मतलब साइन कर देते हैं। ये जो है आपका जो है यहाँ पे 284 लोगों ने किया है, ये अडॉप्ट करने के लिए साइन किया है। इसको लागू करने के लिए जो साइन होता है 24 जनवरी 1950 को 12वां सेशन होता है, ठीक। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं, ठीक। 114 दिन लगते हैं आपके इसको जो है ड्राफ्टिंग कमेटी को इसके ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। कितने दिन लगते हैं? 114 दिन प्रारूप तैयार करने में इसका, ठीक है। और एडॉप्शन डेट जो है 26 नवंबर 1949, आपको पता है। टोटल आर्टिकल कितने होते हैं? 395, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स हैं। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, बहुत सारे इसके सब क्लॉज भी हैं, ठीक। मोटे मोटे तौर पे 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स हैं। लास्ट मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 12वीं मीटिंग होती है 24 जनवरी 1950 को, मैंने आपको बताया। और इसी दिन जो है इस पे फाइनली साइन कर दिया जाता है, ठीक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का पहला प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा जो है डिसॉल्व कर दी जाती है, और संविधान सभा के सभी मेंबर क्या बन जाते हैं? अंतरिम पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा के इलेक्शन के पहले की संसद बन जाती है, ठीक। और जब तक लोकसभा का इलेक्शन नहीं होगा तब तक देश का कानून कैसे चलेगा? तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ही अंतरिम पार्लियामेंट। भाई जब पूरा देश का कानून ही वही बना रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड तक अंतरिम पार्लियामेंट भी यही थी, मतलब इसके पास यही काम बचता है कुल मिला के। जब ये डिसॉल्व हो जाती है तो इसके पास यही काम बचता है, तो देश के लिए कानून भी बनाना और देश के लिए संविधान भी बनाना, मतलब उस टाइम पीरियड में नीड के हिसाब से कानून बनाना और संविधान भी बनाना, देश को चलाना, ये दोनों काम जो है ये करती है। तो टोटल 12 सेशन हम लोग याद रखेंगे। 11 सेशन जो है संविधान बनाने में, 12वां सेशन जो है सिर्फ एक दिन के लिए होता है, 24 जनवरी 1950 को। इसको 26 जनवरी 1950 इसलिए लागू करते हैं, इसलिए करते हैं, देखिए क्या 26 जनवरी 1930 में क्या होता है, 1930 को कांग्रेस जो है वो भगत सिंह की आजादी, भगत सिंह की फांसी की सजा इस समय सुनवाई चल रही होती है, 1931 को उनको फांसी भी मिलती है, आपको याद है। कांग्रेस इस दिन से पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर लेती है। कांग्रेस भी टोटल इंडिपेंडेंस की बात करती है। तो ये डेट हमेशा जो है एक हिस्टोरिकल डेट बन जाए 26 जनवरी, इसलिए इसको 26 जनवरी को लागू किया जाता है। तो 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी के बीच तक क्या हुआ, तो उस समय जो है कुछ सेक्शंस को लागू किया गया, वो हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा आर्टिकल 393 की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक शॉर्ट टाइटल क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द नेम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप
नंदलाल बोस जिन्होंने इसको खुद से हाथ से लिखा है। ओरिजिनल संविधान एक ही कॉपी लिखी गई। जब पूरा सब डिस्कशन हो गया, नंदलाल बोस को पूरा का पूरा ड्राफ्ट पकड़ा दिया, भैया लिखो बैठ के। नंदलाल बोस ने इसको हाथ से लिखा है, बाकी सब जो हमारे पास वो कॉपी है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही कॉपी बनी थी, वो भी नंदलाल बोस ने हाथ से लिखा। कैलीग्राफी बहुत अच्छी थी। तो जो नंदलाल बोस ने संविधान लिखा, उसकी उसकी जो फोटो है आप लोगों को नेट पे मिल जाएगी, उसमें लिखा होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का नाम क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 393। ये तक भी क्लियर कर दिया। ठीक है, आलोचना होती है कि भैया ये सब चीजें आर्टिकल में लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन ठीक है, रखा गया, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 394, अनुच्छेद 394, ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि संविधान लागू कब होगा, ठीक है, उसको लेके क्लियर किया गया। आर्टिकल 394 बोल रहा है कि भाई 26 जनवरी 1950 से इसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये 394 बोल रहा है। और 395 के बारे में आप लोग 1935 का एक्ट, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ते समय पढ़ चुके हैं। एक सोवरेन कंट्री होगा, याद आया आपको कि आज से जो है हम जो है किसको नहीं मानते? 1947 के एक्ट को नहीं मानते, आर्टिकल 395 में लिखा हुआ है। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? किसी को कोई डाउट है? ठीक, और बात करते हैं कि भाई 26 नवंबर 1949 से लेके और 26 जनवरी 1950 तक कौन कौन से अनुच्छेद चले, तो उन सबकी बात ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, ठीक, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, इन सबको लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1949 से 26 जनवरी 1950 तक। बाकी के सारे आर्टिकल्स और ये प्लस ये आर्टिकल्स ऑफिशियली लागू होते 26 जनवरी 1950 से। ये चीज क्लियर हो गई आपको? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये है। इसी को जो हम लोग जो है कुछ चुनिंदा शब्दों में भी बोल सकते हैं, जैसे कि ये जो आप इनको 3 तरीके से क्लासिफाई कर लेंगे। जब हम लोग आगे आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप लोग खुद ही क्लासिफिकेशन देख लेंगे। इसमें जो है एंतरिम पार्लियामेंट, ठीक, कुछ सेक्शंस जो है एंतरिम पार्लियामेंट के लिए हैं, कुछ सेक्शंस इनमें जो है इलेक्शन के लिए। हाल प्रोविंसेस में इलेक्शन, बीच में कहीं किसी राज्य में सरकार खत्म हो जाती है तो उसके लिए इलेक्शंस के लिए कुछ प्रोविजंस है। ठीक है, सिटीजनशिप को लेके यहाँ पे प्रोविजंस है कि कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है। ये सब चीजें 1950 के बीच में, भाई 1947 1949 में आपने भारत का संविधान अडॉप्ट कर लिया है, तो कौन होगा कौन नहीं होगा सब क्लियर होना चाहिए। तो सिटीजनशिप में हम लोग जाकर बोलते हैं कि 1950 या अविभाजित भारत में जो लोग पैदा हुए, जो उनके बच्चे, वो सब सिटीजन है। बहुत बड़ा एक चैप्टर ही अपने आप में, तो ये सेक्शंस वो भी डिफाइन करते हैं। और कुछ टेम्परेरी प्रोविजन, परमानेंट संविधान जब तक लागू होगा तब तक के लिए देश को, ये कुल मिला के हम ये नहीं कहेंगे बेकूफियत है, जाहिलियत है, ये शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए संविधान सभा के लिए। असल में 26 जनवरी 1950 को एक बेंचमार्क बनाना था, 26 जनवरी को एक बेंचमार्क डेट बनाना था। तो तब तक देश का काम कैसे चलेगा? क्या 1935 के नियम से चलेगा? नहीं, क्योंकि आप जो है 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल में ही अडॉप्ट कर चुके हैं अपने संविधान को। अब आप 1935 के रूल से नहीं चल सकते, आप 1947 के रूल से नहीं चल सकते, तो आप अपने ही बनाए हुए रूल्स के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस को लागू करेंगे। अभी आपको ये याद करने में दिक्कत होगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, याद करिएगा भी नहीं। जैसे जैसे हम लोग आर्टिकल वाइज आगे चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगा इन सबको याद करना। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक, एंटरिम गवर्नमेंट, देखिए ये एंटरिम गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिशन ने रिकमेंडेशन दी थी आपकी क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन के पहले, उस टाइम पीरियड में जो है कैबिनेट मिशन ने जो है एंटरिम गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन, जैसे बेवेल प्लान ने भी बोला था एंटरिम गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें अध्यक्ष बेवेल हुआ करते थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू इसके जो है डिप्टी चेयरमैन या राष्ट्रमंडल देशों के लिए, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर लेवल पे। मैंने आपको अच्छे से बताया था उस बैकग्राउंड वाले वीडियो में कि भाई उसमें कांग्रेस के काफी मेंबर थे और बाद में लीग जब पार्टिसिपेट करती तो ये मेंबर लीग्स के होते हैं। तो ये याद रखिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन लिखा गया यूपी पीसीएस मेंस में 2009 में पूछा गया है कि
मुस्लिम लीग की तरफ से लॉ मेंबर कौन था? जो जोगेंद्रनाथ मंडल थे। लोअर पीसेस में पूछा गया है कि रेलवे और परिवहन कौन देख रहा था? बेवेल प्लान के थ्रू जो कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी थी, अंतरिम मिनिस्ट्री बनी थी, उसमें अरुणा आसफ अली जो थी वो रेलवे मिनिस्टर थी। आईएएस में 2006 में पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? खाद्य और कृषि मंत्री थे। ठीक, ये जो है स्वतंत्रता के बाद 1947, सीधी सी बात है, लीग के मेंबर तो यहां नहीं होंगे। ठीक है, 1947 के बाद आपको पता है कि गवर्नर जो होते हैं वो पहले गवर्नर कौन हुआ करते हैं? माउंटबेटन, और उसके बाद राजगोपालाचारी। तो अध्यक्ष बेवेल की जगह कौन बन जाएगा? राजगोपालाचारी बन जाएंगे। उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, ये सारा का सारा किसके पास? नेहरू जी के पास। तो कंपैरेटिवली सामने डाल दिया गया। ठीक, कौन रेल मिनिस्टर था, कौन होम मिनिस्टर था, सारे के सारे यहाँ नाम लिखे हुए। ठीक, लॉ मिनिस्टर के बारे में भी लिखा होना चाहिए। लिखा है विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्टार लगा हुआ है इनके आगे। ठीक, तो यही लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक थे। ठीक, उसके बाद जून 1948 से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वही जिसको हम लोग सीआर फॉर्मूला के नाम से जिनको हमने पढ़ा था, वो यहाँ के इंडिया के पहले जो है गवर्नर या अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, गवर्नर ही अध्यक्ष होगा असल में। भारत के पहले गवर्नर जनरल, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? माउंटबेटन। ठीक, आजाद भारत का पहला गैर ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन या गवर्नर कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आजाद भारत का इलेक्टेड पहला राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई आपको? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में क्या है, वही जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय चुनौतियों की जो बात की थी कि संविधान सभा के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, थोड़ा सा उनको डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली चुनौती जो है, फर्स्ट मोस्ट चैलेंज क्या है भैया? आइडियोलॉजी। बहुत सारी आइडियोलॉजीज है, जैसे कि गांधीयन आइडियोलॉजी है, गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा? डेस्पोटिक या निरंकुश शासक आ जाएगा। तो गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। गांधी जी यहाँ पे हालांकि संविधान सभा में नहीं, लेकिन वो मेंबर जो गांधीयन आइडियोलॉजी को मानते हैं, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब क्या थे? याद आया? नो चेंजर प्रो चेंजर। तो गांधीयन आइडियोलॉजी के लोग भी वहां मौजूद है। ठीक, उसी तरीके से मैंने आपको बताया सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग भी मौजूद है, वो भी कुछ चाहते हैं। उसी तरीके से नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के, हर स्थिति में जो है राष्ट्रवाद चरम पे होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, उसी तरीके से जो है आपका कैपिटलिस्ट अप्रोच के भी लोग हैं। तो इन सभी अप्रोचों के सामने जो इश्यूज आ रहे हैं, इनको लेके भी चलना है संविधान सभा को। आप देखिए, आपने देखा कि 7,000 से भी ज्यादा जो है अमेंडमेंट के प्रस्ताव रखे गए, उसमें से 2,000 से भी ज्यादा अमेंडमेंट के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप मेंस की कॉपी लिख रहे हैं, कहीं ऐसा क्वेश्चन बनता तो बात इसलिए 7,000 से ज्यादा प्रस्ताव रखे गए, 2,000 से ज्यादा एक्सेप्ट भी किए गए। बस फिगर इतने याद नहीं हो सकते। ठीक है, या 5,000 से भी ज्यादा, 2,000 से भी ज्यादा, ऐसे लिख दीजिए, बस बात खत्म। तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि इतने सारी आइडियोलॉजीज के जब लोग होंगे तो टकराव होना पॉसिबल है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक, नेहरू जी सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, नेहरू जी खुद सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। नेहरू जी सोशलिज्म के साथ साथ कैपिटलिज्म की भी बात कर रहे हैं कि भैया जो है इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री भी होनी चाहिए। तो ये इशू है। यहां तक क्लियर? जो मार्क्सिस्ट अप्रोच के लोग हैं, कार्ल मार्क्स के अप्रोच के जो लोग हैं, जैसे एम एन रॉय वगैरह के, या सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग जो है ना, वो लोग क्या कह रहे हैं कि भैया हम लोग जो है वो सोवियत रूस की तरीके अपना एक फेडरेशन बनाए। सोवियत रूस आपको पता है 1991 में टूट गया। टूटा कि नहीं टूटा? एस्टोनिया, लाटविया, 14 देश इससे निकले। लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो वो रशियन फेडरेशन सिस्टम को मानने के लिए बात कर रहे थे कि उस तरीके से बनाया जाना चाहिए, फेडरल सिस्टम कैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। कुछ लोग यूएसए की तरीके, जो कैपिटलिस्ट अप्रोच के, यूएसए की तरीके फेडरल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। अब बात ये निकल के आ रही है कि रशिया और यूएसए के लोगों ने हमारे ऊपर रूल नहीं किया। हमारे ऊपर रूल किसने किया? ब्रिटिश ने किया। और ब्रिटिश ने जो है 1861 से लेके 1861 से लेके और 1935 तक आते आते एक लंबे इतिहास के साथ जो है इंडिया के साथ जो है इंडियन लोगों ने क्या है
डेमोक्रेटाइजेशन या लोकतांत्रिकरण को समझा है, इलेक्शन मतलब मोनार्क से निकल के इलेक्शन वाले मेथड को समझा है। हम इस सिस्टम को छोड़ भी तो नहीं सकते। तो सब बहुत सारे क्लासेस हैं। क्या चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक। गांधी जी क्या कह रहे हैं? कुटीर गांधी जी की जो आइडियोलॉजी वो कह रही है कुटीर उद्योगों को प्रमोट किया जाना चाहिए, मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है आप लोग जानते होंगे। तो हमारे पास इकोनॉमिक्स देखिए, बजट देखिए, संविधान बताएगा कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी भी क्या होनी चाहिए, सब बताएगा संविधान। आप लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंने सीरीज में पहला दूसरा वीडियो डाला है वहां जाके देखिए, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स को रिलेटेड भी चर्चा होगी यहाँ। वित्त आयोग कैसा होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, नीति आयोग होना चाहिए, ये सब तो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए मसले हैं ना। नीति आयोग डिसाइड करता है कैसी योजना बननी चाहिए, वो तो आज की बात है, लेकिन उस समय भी तो चर्चा आई होगी ना। तो गांधी जी कह रहे हैं कि भाई ग्रामीण लेवल पे, विलेज लेवल पे नीचे योजना बननी चाहिए और धीरे धीरे इनका ऊपर की ओर जानी चाहिए और लार्ज स्केल पे इसका इंप्लीमेंट हो सकता है। नीति आयोग भी ऐसी बात कर रहा है। और नेहरू जी कह रहे हैं कि भैया अभी गांव को इतनी पावर देने की वो योजना बनाया, फिर नीचे से ऊपर आए, तब तक तो देश चल चुका। इतने लोग पढ़े लिखे भी तो नहीं है, तो हम ऊपर से योजना बना के नीचे की ओर भेजेंगे, प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे। तो ये चीज है। फ्री ट्रेड की बात करेंगे, भारत के अंदर जो है इतनी बड़ी मार्केट है। आखिर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 के टाइम पीरियड में जो है यूएसएसआर और रशिया ने एक दबाव बनाया ब्रिटिश के ऊपर कि भैया हमको भी यहाँ मार्केट चाहिए, तो ओपन मार्केट को भी अपनाना चाहिए। तो बहुत सी चीजें हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? आइडियोलॉजिकल जो चेंजेस है वो दो तीन तरीके का है ना। एक आइडियोलॉजी कैसी कि सोशलिस्ट होनी चाहिए, गांधीयन होनी चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक तरीके से, और ये इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी है। ये चीज क्लियर होगी आपको कि फेडरल सिस्टम कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स कैसी होनी चाहिए, गांधीयन मॉडल होना चाहिए, कैपिटलिस्ट मॉडल होना चाहिए, ये इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी। ठीक, तो दूसरा चैलेंज इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी का। तीसरे की बात करते हैं, माइनॉरिटीज को लेके इश्यूज था। पहले तो बहुत सारे माइनॉरिटीज थे, 1947 के बाद मुस्लिम माइनॉरिटीज भी हैं, उनका क्या करें? तब तो अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते ना, इतने सारे दंगे दिखाई दे रहा है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्या होना चाहिए? तो माइनॉरिटीज के अंदर एक प्रेशर भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, तो माइनॉरिटीज की भी इशू है। तो ये एक तीसरा इशू ये भी है। चौथा इशू कि जो दंगे हुए हैं भारत के विभाजन से, अंग्रेजों ने दंगे कराए हैं, सांप्रदायिकता जो आ गई है, उसको भी भारत के संविधान में किसी भी इस तरीके के प्रोविजन नहीं होने चाहिए जो भारत में कम्युनल राइट्स को बढ़ावा दे या सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे। तो एक ये भी इशू था कि कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं आनी चाहिए। तो ये भी इशू यहां तक समझ में आया सभी को? और क्या होना चाहिए? सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि रिलीजियस हार्मोनी होनी चाहिए। ठीक, धार्मिक सद्भाव आना चाहिए। तो धार्मिक सद्भाव कैसे आएगा? जब देश के जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, सभी को बराबर मानेगा, ये धार्मिक सद्भाव तब आएगा। हमारा स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। तो ये सब विचारों का प्रभाव हमें संविधान के ऊपर दिखाई देता। तो ये चैलेंजेस हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है। पांचवी चुनौती क्या है? ये सब देखिए मेरे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सबके नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कि देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट। अब भैया नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेज जाते जाते भारत को तोड़ चुके हैं, और ये देखिए 600 से ज्यादा रियासतें हैं। रियासतों को कैसे उन्होंने, आप देखिए 211 से 299 की जर्नी हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे 562 रियासतों का मर्जर कराया, भारत का बाल्कनाइजेशन होने से रोका। संविधान सभा के सामने ये भी मसला था कि दोबारा कभी ऐसा ना हो कि भारत के टुकड़े होने की बात आ जाए। तो ये भी एक चैलेंज उसके सामने। इन सभी चैलेंजेस से निकलते हुए संविधान बनाए, इसलिए संविधान एक बड़ा संविधान है। इन सभी चैलेंजेस को आपस में बैलेंस बनाते हुए चला है, इसलिए संविधान एक बहुत ही डिटेल्ड और डिस्क्राइब्ड संविधान है। उधार का थैला नहीं माना जा सकता है। हमने सभी ओपिनियंस यहां पे लिखते हुए चले। क्या यह चीज क्लियर हो गई आपको? छठे चैलेंज की बात करते हैं कि भैया पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाए, संसदीय लोकतंत्र अपनाए। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब संसद जहां पे हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, मतलब यूके की तरीके होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल होनी चाहिए या प्रेसिडेंशियल रूल होना चाहिए जैसे यूएसए में होता है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी सभी लोग एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे क्या? भारत बहुत बड़ा देश है।
और चूंकि हम लोग यूके की छाप से निकलते हुए आ रहे हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अपनाना पड़ेगा। इमरजेंसी के केस में जो है प्रेसिडेंशियल रूल भी होना चाहिए। तमाम चीजें, मतलब ये आइडियोलॉजिकल चेंजेस थे और ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी थे। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस के साथ साथ इनके अपॉइंटमेंट प्रोसीजरल चैलेंजेस भी थे कि भाई प्रोसीजरल चैलेंजेस यही ना कि बात, चलिए मान लेते हैं कि हम जो है देश का जो है प्रेसिडेंट भी होगा, पार्लियामेंट भी होगा। प्रेसिडेंट में भी कुछ पावर होगी, पार्लियामेंट में भी कुछ पावर होगी, ठीक, हम दोनों को कॉपी नहीं करते। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, पार्लियामेंट में जो है अपर हाउस लोअर हाउस कैसे होगा। तो ये प्रोसीजरल चैलेंजेस भी हैं जिनको बहुत ध्यान से समझा गया। आप समझिए कितना बड़ा काम किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव, कानून समिति के लोगों ने और प्रोविंसेस के लोगों ने। वो 60 देशों के संविधान की रिपोर्ट बनी, उसका डिस्कशन हुआ, कितना मेजर काम किया गया। क्या चीज क्लियर होगी सभी को? ठीक। फिर सातवां चैलेंज क्या? सातवां चैलेंज कह रहा है कि भैया सेंट्रलाइजेशन, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करेगा या डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करेगा? तो आप देखिए, ना ही वो सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, ना ही वो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। कॉन्करेंट लिस्ट भी है, स्टेट लिस्ट भी है और सेंट्रल लिस्ट भी है। स्पेशल केसेस में जो है सारा काम होता है, यूनिटरी सिस्टम बन जाता है। एक क्वाजी फेडरल सिस्टम है, छद्म संघवाद है, यहाँ संघवाद भी और नहीं भी। हमने सभी ओपिनियन को देख के चले हैं, तो ये हमारे यहाँ चीज यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो चुनौतियों का ये सारे चैलेंजेस तो आपने देख लिया, इसका समाधान क्या है? ठीक है, तो समाधान के लिए जो है दो कंसेप्ट अपनाए गए हमारे यहाँ। डिसीजन बाय कंसेंस, ठीक, या लो आप भी जान चुके सर्वसम्मति से। ये तो आप लोगों ने पूरा इतना प्रोसीजर ही देख लिया, समझ में आ गया। ठीक, और एक होता है डिसीजन बाय कंसेंस और दूसरा होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन। प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन, इसका मतलब समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत। सर्वसम्मति से हमने भारतीय संविधान को बनाया, हर किसी के ओपिनियन को सुना समझा। जब तक सभी के सर्वसम्मति को सुनोगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप समायोजित नहीं करेंगे। हमने किसी एक चीज को नहीं लिया। प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन कैसा, हमने किसी एक चीज को नहीं लिया ना, हमने गांधीयन आइडियोलॉजी मानी खाली, ऐसा नहीं कि सिर्फ गांधीयन मान ली, ऐसा नहीं कि नेहरूवियन आइडियोलॉजी नहीं मानी, ऐसा नहीं कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी नहीं मानी, ऐसा नहीं कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सबको माना, सभी को उसमें अकोमोडेट कर दिया, समायोजित कर दिया एक साथ। ठीक, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखिए सर्वसम्मति के आप याद करिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे उन्होंने ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट देखिए, आपने देखा होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव को भेजा गया 60 देशों के संविधान, और आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को भी भेजा गया। इनके सामने क्वेश्चन रखे गए, इन क्वेश्चंस के जो उन्होंने आंसर दिए, उसके बाद जो है वो रिपोर्ट दी गई, किसको? BN राव को दी गई। फिर BN राव ने इस रिपोर्ट पे काम किया, तो BN राव ने भी जो है एक लंबा जो है 8 शेड्यूल और तमाम 300 समथिंग अनुच्छेद बना के दे दिया। फिर BN राव की रिपोर्ट जाती है, ड्राफ्टिंग कमेटी की जाती है, ड्राफ्टिंग कमेटी फिर उसके बाद 3-3 सेशन, है ना, 3-3 रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में काफी सेशन, सेकंड रीडिंग में लंबा चलता है, थर्ड रीडिंग। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे डिसीजन बाय कंसेंस दिख रहा है इन सब चीजों में, सर्वसम्मति से अपनाया गया है। अब प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन क्या? जैसे ये देखिए क्या कह रहा है भैया, कि बीच का रास्ता निकालते हैं। कैसे? कि भैया इंडिया एक फेडरल सिस्टम होगा USA की तरीके, ठीक, लेकिन हाँ इमरजेंसी के प्रोविजन में ये यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। हम भारत की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित करेंगे। ठीक, दूसरा यहां पे देखिए रिपब्लिक होगा, मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है USA की तरीके चुना जाएगा, इलेक्ट होगा। इलेक्ट कौन होगा? आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा। ब्रिटेन की तरीके मोनार्च वाला नहीं होगा, पर हाँ इसको USA के तरीके पावर भी नहीं मिलेगी। पावर जो है जैसे ब्रिटेन के मोनार्च को थोड़ी बहुत पावर है, वैसी ही पावर मिलेगी। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन या समायोजन के सिद्धांत को अपनाया। यूके और USA दोनों चीजें हम यहाँ पे दिख रही है। फेडरल सिस्टम भी दिख रहा है, यूनिटरी सिस्टम भी दिख रहा है। बात सुनिए आई आपको? ठीक,
और सेंट्रल गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण पावर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी है और उसके बाद पंचायती राज्य भी है, इलेक्शंस भी होते हैं गांव में। तो हमारे यहाँ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में गांधी जी सिर्फ इसी की बात कर रहे थे। उन्होंने देखिए एक मजबूत यूके की तरीके गवर्नमेंट मांगी, और एक देखिए यूएसए की तरीके जो है फेडरल सिस्टम भी अपनाया, और गांधी की तरीके पंचायती राज्य को भी अपनाया। समायोजन दिख रहा है आपको? देखिए हिंदी को लैंग्वेज लेके इशू था, क्या ठीक है, हिंदी जो है राजभाषा बनेगी, हम ये मानते हैं हिंदी राजभाषा बनेगी, लेकिन हाँ अगले 15 वर्षों तक, जब तक लोग सर्वसम्मति से हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तब तक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश भी बनी रहेगी। एकोमोडेशन यहां पे दिखाई दे रहा है, समायोजित दिखाई दे रहा है। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है मेन से जुड़ा हुआ मसला। ठीक, कल हम लोग जो है मतलब कल इन द सेंस जब हम लोग पॉलिटिक्स क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब मान के चलते हैं सैटरडे संडे को ही करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कुछ चीजों को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके के होते हैं, मतलब हम लोग थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे अभी हम लोग 1-2 दिन, ठीक है, फिर हम लोग मूव करेंगे कहां पे, फंडामेंटल राइट्स की ओर मूव करेंगे। आप ये मत कहिएगा सर प्रीएम्बल नहीं करा, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? आई होप आप सबको मजा आया होगा, ठीक है, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। राहुल गांधी बनना चाहता हूँ मैं, नहीं नहीं नहीं, ये मत सोचिएगा, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं।